गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोकतंत्र के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि लोकतंत्र के कई प्रकार होते हैं और हमने अध्ययन किया था शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र और राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। आज हम देखेंगे कि समाज के प्रकार के रूप में लोकतंत्र क्या है। समाज के प्रकार के रूप में जब हम लोकतंत्र का अध्ययन करते हैं तो जैसा कि मैंने बच्चों आपको बताया कि लोकतंत्र तभी स्थापित होगा, केवल जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो केवल राजनीतिक स्तर पर लोकतंत्र की परिकल्पना तभी साकार हो सकती है जब सर्वत्र स्थानों पर जो सारी व्यवस्थाएं हैं उसमें लोकतंत्र की स्थापना हो, चाहे तो आर्थिक लोकतंत्र हो आर्थिक संदर्भ में, सामाजिक लोकतंत्र हो सामाजिक संदर्भ में, राजनीतिक लोकतंत्र हो राजनीतिक संदर्भ में, एक जीवन की शैली के रूप में लोकतंत्र स्थापित हो। तो कुल मिलाकर जब सभी पक्षों पर लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगी तभी सच्चे तंत्र लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। तो दो प्रकार हम अध्ययन कर चुके हैं। तो बच्चों आज हम देखेंगे कि सामाजिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। समानता की यदि हम घोषणा कर देते हैं तो घोषणा करने मात्र से ही व्यक्ति समान नहीं हो जाते हैं। जब तक सामाजिक समानता प्राप्त नहीं हो जाती तब तक राजनीतिक समानता भी प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि सामाजिक दृष्टि से यदि भेदभाव करेंगे तो वोट देने का अधिकार भी सबके पास नहीं रहेगा। तो ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। तो सामाजिक समानता यदि है तभी राजनीतिक समानता स्थापित होगी। तो बच्चों सामाजिक समानता क्या है? जैसा कि आपको पता है कि सामाजिक समानता तभी स्थापित होगी जब जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर व्यक्तियों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। सरकार इस तरीके की व्यवस्थाएं करेगी कि वो किसी भी एक वर्ग विशेष को या समुदाय विशेष के लिए कोई विशेष प्रिविलेज नहीं देगी। उसकी दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं, सभी को समान जो अवसर हैं जो कि राज्य के द्वारा दिए जा रहे हैं उनको उपभोग करने का अधिकार है। तो सामाजिक समानता, क्योंकि पहले बच्चों हमारे क्या थी कि वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था में एक 4 वर्ण थे, जैसा कि आपको पता है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। तो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र का क्या था, अपना अपना कार्य था, अपनी अपनी इनका एक मापदंड बना दिया था। तो कहीं ना कहीं एक जो एक डिफरेंस है सामाजिक स्तर पर वो हमको दिखाई देता था। लेकिन जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो इस तरीके का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये शासन का दायित्व है कि वो समाज में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो, सभी व्यक्तियों को अपनी उन्नति करने के अवसर प्राप्त हों, किसी की भी उन्नति में बाधा, कोई भी कानून ऐसा नहीं हो जो कि किसी व्यक्ति की उन्नति में बाधा बने या दूसरा अन्य कोई व्यक्ति उसको बाधा पहुंचाए। तो इस तरीके से सामाजिक लोकतंत्र का आशय बच्चों समझ में आ गया। भाषा, जाति, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी व्यक्ति समान होंगे और समान अधिकार और समान अवसरों का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया एक समाज के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। नेक्स्ट बच्चों जो हम देखते हैं तो आता है आपके आर्थिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्थ के क्षेत्र में भी लोकतंत्र की स्थापना होनी आवश्यक है। वर्तमान में अर्थ के बिना मानव जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है, क्योंकि अर्थ ने मानव जीवन को बहुत ही प्रभावित किया है ना। जो हम आज स्टेबिलिटी की बात करते हैं या हम आज स्टेटस की बात करते हैं, कहीं ना कहीं एक भौतिकता की जो बात है वो अर्थ से जुड़ी हुई है। तो आर्थिक समानता की बात जो बताई है या आर्थिक लोकतंत्र जो उन्होंने बताया है, उसका मतलब ये है कि मानव के सभी जो कार्य हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्थ पर निर्भर करते हैं। ऐसे वातावरण में जीवन का जो आर्थिक पक्ष है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और ये आवश्यकता होती है कि आर्थिक दृष्टि से समानता स्थापित हो। अब बच्चों हम जब आर्थिक समानता की बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी नहीं है कि भाई आप धन का समान वितरण कर दो। आर्थिक समानता का मतलब ये है कि जो व्यक्तियों की जो नेसेसरी नीड्स हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये फुलफिल होनी चाहिए। तो आपको पता होगा कि सरकार योजनाएं बनाती हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के जो नीचे होते हैं उनको ऊपर उठाने का कोशिश करती है, उनके लिए बीपीएल कार्ड की सुविधा दी जाती है ताकि वो अपनी नेसेसरी नीड्स को पूरा कर सके। तो जो इकोनॉमिक जो इक्वलिटी की जो बात है वो यही है कि सभी व्यक्तियों की जो नेसेसरी नीड्स हैं उनको पूरा किया जाए। तो इस तरीके से
जब तक आर्थिक क्षेत्र में समानता स्थापित नहीं होगी तब तक राजनीतिक और सामाजिक समानता की यदि हम बात करें तो वो बच्चों निरर्थक हो जाएगी, है ना। तो आर्थिक समानता का आशय अभी मैंने आपको बता दिया कि व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो। सभी व्यक्तियों के जीवन की ऐसी सामान्य सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए जिसमें कि व्यक्ति अपना विकास कर सके। तो ये बच्चों हो गया एक आर्थिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र क्या है। तो एक जो लोकतंत्रात्मक राज्य है उसमें शासन का ये कर्तव्य है कि वो आर्थिक समानता की स्थापित करे, क्योंकि भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए। सभी को नेसेसरी नीड्स होनी चाहिए, जीविका अर्जन के साधन उपलब्ध होने चाहिए, उनका जीविका अर्जन का स्रोत उनके पास होना चाहिए, और सरकार को जो गरीबी रेखा में है या उसके नीचे हैं उनको उठाने के लिए कार्यरत योजनाएं बनानी चाहिए। नेक्स्ट है जीवन का विशिष्ट दृष्टिकोण। तो बच्चों जीवन के विशिष्ट दृष्टिकोण के रूप में जब हम लोकतंत्र को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि प्रजातंत्र जीवन के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण है। प्रजातंत्र में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के प्रति ऐसा व्यवहार किया जाए जैसा वो चाहता है। कहने का मतलब यह है, अगर मैं दूसरे से अपने प्रति अच्छे व्यवहार की उम्मीद करती हूँ तो मुझे भी उसके लिए अच्छा व्यवहार रखना पड़ेगा। तो क्या है जीवन के प्रति दृष्टिकोण कि जैसा हम चाहते हैं कि दूसरा व्यवहार करे वैसा ही हमें करना होगा। तो इस तरीके से वर्तमान में लोकतंत्र केवल एक शासन का प्रकार नहीं है, बल्कि ये राज्य के एक प्रकार के रूप में, सरकार के एक प्रकार के रूप में, समाज के एक प्रकार के रूप में और जीवन दृष्टि के प्रकार के रूप में हम इसको देख सकते हैं। गिडिंग्स ने इसको एक परिभाषित किया है, प्रजातंत्र केवल सरकार का ही रूप नहीं है वरन राज्य और समाज का एक रूप है या तीनों का ही मिश्रण है। तो प्रजातंत्र किससे बना है? राज्य, समाज और सरकार तीनों से मिलकर ये बनता है। तो सभी स्तरों पर जब लोकतंत्र स्थापित होगा तभी हम कह सकते हैं कि सच्चे लोकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना हो सकती है। तो डेमोक्रेसी में ये जो प्रकार हैं इसको हम देखते हैं और हमको इस संदर्भ में कई बार हमसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों इसकी जो परिभाषाएं हैं या कई बार पूछ लिया जाता है कि सामाजिक लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, तो समाज के प्रकार के रूप में लोकतंत्र आपको बताना पड़ेगा। आर्थिक लोकतंत्र क्या है आपका, नेसेसरी नीड्स जो हैं वो फिल हों जिस देश में, वहाँ आर्थिक लोकतंत्र है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं जिनके कि प्रश्न आप अपने अलग जो बुक है, बुकलेट जो है आपकी जो है उसमें आप बना सकते हो, है ना बच्चों। तो ये बात अपनी हो गई। अब हम देखते हैं कि लोकतंत्र के प्रकार कितने हैं। तो जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि लोकतंत्र के दो प्रकार हैं, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वो प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र क्या है बच्चों? प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? जब संप्रभु जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य करती है, जनता खुद ही शासन का कार्य करती है, प्रत्यक्ष रूप से शासन में भागीदार लेती है, जो भी कानून बनाती है वो जनता के द्वारा शुरू किए जाते हैं, जनता के द्वारा समाप्त किए जाते हैं। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ये जनता के हाथ में संप्रभु शक्ति है। ये बच्चों अभी वर्तमान में देखें तो स्विट्जरलैंड के 5 कैंटन वहाँ राज्य को बोलते हैं, वहाँ में दिखाई देता है। ये व्यवस्था विश्व के कम देशों में पाई जाती है क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जनसंख्या। जहाँ जनसंख्या है, जैसे भारत जैसा देश है, वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं हो सकता क्योंकि जनसंख्या बहुत है और हर व्यक्ति का शासन में भाग लेना संभव नहीं होता है। तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है जहाँ डायरेक्ट जनता भाग लेती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन व्यवस्था का संचालन होता है। तो जनता प्रतिनिधियों के द्वारा चुनती है, प्रतिनिधि शासन करते हैं, प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जनता की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। सर्वोच्च सत्तावान जो जनता है, हर्षा ने कहा है, इसको कोट किया है, प्रतिनिधियों के माध्यम से सर्वोच्च सत्तावान जनता का शासन होता है, वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इस शासन प्रणाली में जनता संविधान के द्वारा निर्धारित निश्चित अवधि के लिए अपने प्रतिनिधि चुनती है और वो प्रतिनिधि उनके लिए नीतियों का निर्माण करते हैं, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार वो अपनी नीतियों का निर्धारण करते हैं, उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो बच्चों ये आज हमने आपको बता दी है कि लोकतंत्र के जो हमारे शेष जो प्रकार बचे थे वो, और लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। अगली क्लास में हम लोकतंत्र के जो आवश्यक लक्षण हैं उनका अध्ययन करेंगे।